दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है। आज का टॉपिक जो है भारत के विमान वाहक पोत के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का हर देश यदि कंप्लीट सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोई काम करता है तो उसकी नेवी जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और भारत ने अपनी नेवी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसमें किसी में सबमरीन निर्माण को लेकर प्रोजेक्ट है, कहीं पर न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर है, कहीं पर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है, कहीं डिस्ट्रॉयर को लेके है, कोई फ्रिगेट बनाने को है। तो बहुत सारे वेरिएंट है यहाँ पर अलग अलग तकनीक को लेके, ठीक है ना। आज हम जिस तकनीक के बारे में बात करेंगे वो है विमान वाहक पोत। और सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए कि कोई देश विमान वाहक पोत बनाता ही क्यों है, जबकि इसको लेके एक शर्त है कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, तकनीक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतने साल हुए दोस्तों हमें आजाद हुए, भारत ने अपनी तरफ से पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में बना लिया। आप सोच के देखिए कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड तकनीक रही होगी और कितने लिमिटेड देश हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर ले, फिर उसको मैन्युफैक्चर कर ले और फिर अपनी नेवी में कंडक्ट जो है कमीशन भी जो है करवा दे। उसके बाद उस देश की अलग इमेज हो जाती है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा कि लिखा एयरक्राफ्ट यानी विमान, और विमान भी कौन से, लड़ाकू, और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी और लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी दोनों के लिए होता है। तो उनके लिए एक एयरबेस है, पानी पे तैरता हुआ एक बड़ा एयरबेस। ये मान लीजिए कई फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा होता है। और यदि आप अमेरिकी एयरक्राफ्ट देखें या चीन का नया एयरक्राफ्ट देखें तो वो तो बहुत ज्यादा विशाल है। भारत के एयरक्राफ्ट से लगभग दुगने बड़े उनके एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हो, आपकी फायर पावर आपके साथ जा सकती है, आपके हथियार आपके साथ जा सकते हैं, आपके लड़ाकू विमान आपके साथ जा सकते हैं। और उससे आप किसी देश में जो है इंटरनल लेवल पे ऑपरेशन कर सकते हो, यानी और ज्यादा रेंज आपकी बढ़ सकती है। आप अपनी समुद्री सीमाओं से बाहर जाकर ऑपरेशन ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हो। ये कैपेसिटी होती है एयरक्राफ्ट कैरियर में। यदि आपको समुद्र पे राज करना है, हाई सी पे डोमिनेंस डोमिनेंस रखना है, तो ये चीजें आपको जो है करनी पड़ेगी। और भारत इसको लेके बड़ा जागरूक है। जैसे रिसेंटली आपने देखा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 3 एयरक्राफ्ट की बात नहीं करते, हम तो 5 से 6 एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। जबकि नेवी की डिमांड क्या है, नेवी कहती है कि मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट आप हमें दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि एक जो है बे ऑफ बंगाल में रहेगा, एक अरेबियन सी में रहेगा, एक जो है हाई सी में रहेगा। इस तरह से कोई ना, मान लीजिए किसी भी हिस्से में भारत का एयरक्राफ्ट किसी भी ऑपरेशन के लिए यदि गया हुआ है तो कोई ना कोई यहाँ जरूर रहेगा, है ना। एटलीस्ट 3 की नीड है। नेवी के डॉक्यूमेंट भी ऐसा बताते हैं कि भारत को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए। आप देखिए दोनों तरफ भारत के चौक पॉइंट्स हैं, इधर मलक्का है, उधर अदन की खाड़ी है। और हर तरफ से भारत की एनर्जी जो है सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका समुद्र बड़ा सुरक्षित रहे। और इसको लेके 2-3 टर्मिनोलॉजी भी बड़ी चर्चा में रहती है कि इंडियन नेवी भी एम्बिशियस है दोस्तों। वो चाहती है कि वो ब्लू वाटर नेवी की कैटेगरी में शीर्ष लेवल पे पहुंच जाए। इंडियन नेवी चाहती है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो जाए, कहाँ, इंडियन ओशन में। आपको पता है कि दुनिया का वर्तमान में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और सबसे इंपॉर्टेंट कोई एरिया है तो वो इंडो पैसिफिक, और भारत उसी का भाग है। अमेरिका के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इंडो पैसिफिक पे बेस्ड है। इधर चाइना को देखेंगे, वो इंडो पैसिफिक तो नहीं कहते, एशिया पैसिफिक कहते हैं, तो उनका भी वही एरिया है। तो हर देश के लिए ये क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और भारत की लोकेशन इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है कि आपके चारों तरफ समुद्र है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है निरंतर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में जो है ध्यान दे रहा है। तो दोस्तों आज इसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले भारत के विमान वाहक पोत जो है, देखिए ये मैंने जो इमेज डाली है ये आईएनएस विक्रांत की है। किसकी है दोस्तों? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ये इसलिए रखा क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट है। भारत उन देशों के एलीट क्लब में शामिल है जो देश ऐसे विमान वाहक पोत को डिजाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं, है ना। एक बड़े मैन्युफैक्चरर की तरह जो है भारत अब इस रेंज में आ गया है। तो दोस्तों
ये आईएनएस विक्रांत की जो है इमेज है। अब आगे चलते हैं कि भारत के पास कौन कौन से विमान भाग पोत है। उससे पहले यहां मैंने आपको ये बताया कि एक विमान भाग पात एक बड़ा एयरबेस होता है दोस्तों। क्या होता है? एक बड़ा एयरबेस होता है जो लड़ाकू विमानों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो हेलीकॉप्टर्स को लेके जाता है, हथियारों को लेके जाता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा सकता है। आप अमेरिका को देखिए ना, कहाँ तो अमेरिका है, कहाँ वो आपके इंडियन ओशन में भी मिलेगा, साउथ चाइना सी में भी मिलेगा और अटलांटिक में भी मिलेगा। हर जगह जो है अमेरिका अपनी प्रेजेंस बनाए रखता है ना। डियागो गार्सिया तक उसका जो है रेंज है। तो आप सोच के देखिए कि ये कैसे संभव होता है, इमीडिएट जो है सप्लाई होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी सुविधा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। भारत के पास दोस्तों वर्तमान में दो एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेशनल कैपेसिटी में है, जिसका एक का नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, आईएनएस विक्रमादित्य दोस्तों हमने खरीदा है रूस से। किससे खरीदा है? रूस से। इसका पुराना नाम था दोस्तों एडमिरल गोर्सिको। दूसरा आईएनएस विक्रांत जो भारत ने अपने स्तर पे बनाया है, ये हमारा पहला विमान भाग पोत है जो हमने खुद बनाया। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान भाग पोत कभी आए तो आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम आईएनएस विक्रांत है। ठीक है ना। तो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ये दोनों आज की तारीख में ऑपरेशनल कैपेसिटी में इंडियन नेवी में शामिल है। और दोनों अभी आपने सुना होगा कि आईएनएस विक्रांत, इवन दोस्तों इसी बात के लिए मैंने ये वीडियो भी मैं बना रहा हूं, क्योंकि हाल ही में आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड में शामिल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी डिटेल में ही मैं आपको समझा दूं कि जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट क्या है। इधर देखें, एक भारत और बना रहा है जिसका नाम है आईएनएस विशाल, जो इन दोनों से बहुत बड़ा होगा, इन दोनों से बहुत बड़ा होगा। लेकिन आईएनएस विशाल को बनते बनते दोस्तों बहुत टाइम लगने वाला है। 2030 के आसपास आप देखेंगे कि आईएनएस विशाल बनेगा। और इधर आप देखा आईएनएस विक्रांत क्लास 2। अब क्या हुआ है, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि आईएनएस विशाल तो बहुत लेट बनेगा, लेकिन हमें तो इमीडिएट नीड है, एक दो साल में ही दीजिए नया बना के। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भारत के कोचिन शिपयार्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर में विशेषज्ञता हासिल कर चुकी है उसको बनाने में, तो उनको कहा कि आप ऐसा करो आईएनएस विक्रांत के जैसे ही और बना दो। क्यों? क्योंकि जो काम आप कर चुके हो वो दोबारा करोगे तो आसान होगा ना। इसी का नाम तो अनुभव होता है ना दोस्तों। यदि आपको आईएनएस विक्रांत ही बनाना हो तो आसान है, तो उन्होंने कहा विक्रांत 2 बना दो आप हमारे लिए। तो आईएनएस विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट भी हो सकता है 2030 से पहले ही इंडियन नेवी में शामिल हो जाए। दोस्तों ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनको रिटायर होना होगा। जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये पुराना एयरक्राफ्ट है, उसको हमने रूस से खरीदा, उसको भी आपने 2013 में लिया। 11 साल तो उसको आए हुए हो चुके हैं, उससे पहले से वो इस्तेमाल में है। आई थिंक सो 1987-88 के आसपास बना। इतना पुराना हो गया, तो इसको हो सकता है आपको 2030 तक तो रिटायर करना पड़े, तो फिर आपको नीड होगी। तो बहुत एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होंगे इंडिया को, 3 के अलावा भी। यही बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कही है कि हम 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखना है भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो मैंने भविष्य के भी बता दिए और करंट में जो है वो भी बता दिए। अब देखते हैं इमेजेस इनकी कैसे दिखते हैं। ये दोस्तों ये आईएनएस विक्रमादित्य है। ये कौन सा है? क्योंकि आईएनएस विक्रांत तो आप देख ही चुके हैं। आईएनएस विक्रांत का तो इमेज मैंने सबसे पहले बताया ही आपको। ये है आपका आईएनएस विक्रमादित्य। ये एडमिरल गोरसो को नाम था इसका पहले, और रूस से खरीदा, ये भी आपको मैंने बता दिया। अगला देखें, ये भाई हमारा विक्रांत 2 है, आईएनएस विशाल है भाई। ये क्या है? आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल को लगभग 2030 के आसपास इंडियन नेवी में जो है शामिल करने की जो संभावना है। ठीक है, हालांकि अभी इसका निर्माण भी स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, है ना। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी तक नहीं मिली है अभी, तो इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन आपका जो आईएनएस विक्रांत 2 है उसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों, वो जल्दी शामिल हो सकता है। ये आपका विक्रांत 2 है, आईएनएस विक्रांत क्लास 2। ठीक है, ये जो है जल्दी शामिल होने की संभावना, ये तो उसकी इमेज है। अगला देखें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनकी विशेषताएं क्या है। मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिख लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स दिए गए हैं भारत के, इधर इनके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है।
जैसे कि इनका डिस्प्लेसमेंट वेट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट वेट से उसकी विशालता का अंदाजा लगता है दोस्तों कि कितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरर उसका कौन है, और वो कब कमीशन हुआ, कमीशन मतलब शामिल होना, है ना। और हालांकि नेवी में शामिल तो जैसे विक्रांत की बात करोगे तो वो 2024 में अभी हुआ है, लेकिन पहली बार टेस्ट के लिए वो 2022 में ही उतर गया था, तो कमीशन की डेट तो हम वही मानेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए देख लेते हैं। आप यहां देखेंगे कि पहला मैंने लिखा है आईएनएस विक्रमादित्य, तो आईएनएस विक्रमादित्य का डिस्प्लेसमेंट वेट है ना 45,500 टन है दोस्तों, 45,500 टन। और इसके कंपैरिजन में यदि आप देखेंगे यूएसए के, तो 90,000 टन दोस्तों, उससे भी बड़े आकार के। अभी चाइना का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर आया फुजियान, उसका 80,000 टन है दोस्तों, लगभग दुगने, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का आईएनएस विक्रमादित्य जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा है, वो जो है 45,500 टन डिस्प्लेसमेंट वेट रखता है। उसको बनाया किसने दोस्तों, रूस ने। कंपनी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, यहां पर भारत का कंपनी होती तो उसका नाम याद रखना जरूरी था। इसका मैन्युफैक्चरर का नाम में सिर्फ देश याद रखिए, ये भारत ने किससे लिया दोस्तों, रूस से। और इसका पुराना नाम था एडमिरल गोर्सिको, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं। ये भारतीय नेवी में कमीशन हुआ 2013 में, ये याद रखना है आपने, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना है, कब शामिल हुआ, 2013 में, ठीक है। अब भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो है, पहला स्वदेश निर्मित भारत में ही बनाया गया पहला विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट एडमिरल गोरसी को या आईएनएस विक्रमादित्य से कम है दोस्तों, लगभग 45,000 टन। कितना है दोस्तों, लगभग 45,000 टन। और हो सकता है आरपीएससी या यूपीएससी ये डिस्प्लेसमेंट वेट को बदल दे। आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य का डिस्प्लेसमेंट वेट कितना है दोस्तों, 45,500 टन, ठीक है। इधर देखेंगे विक्रांत का 45,000 टन, और विक्रांत 2 आएगा, वो कॉपी होगा उसकी, एकदम एज इट इज होगा, तो उसका भी 45,000 टन होगा दोस्तों, यहां लिखा है। इसको बनाता कौन है भारत में, एक ही शिपयार्ड है जो इसे बनाता है, जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। याद रखना है दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड जो है भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है, ठीक है। इसी के पास एक्सपर्टीज हुई है अभी तक, ठीक है भाई। इसे 2022 में पहली बार टेस्टिंग के लिए उतारा गया, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2024 में ही इसको शामिल कर लिया गया है, किसमें, इंडियन नेवी के वेस्टर्न कमांड में। यहां पर भी सवाल बन सकता है दोस्तों कि किस नेवी की कौन सी कमांड में उसे शामिल किया गया, तो उसे शामिल किया गया है वेस्टर्न कमांड में, ठीक है ना। कहां शामिल किया गया है दोस्तों, वेस्टर्न कमांड में। फिर आप देखिए, अब दूसरे देश तो इतने विशाल और इतने बड़े बना रहे हैं, तो भारत ने विशाल नाम से ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर की घोषणा की कि हम इससे बड़ा बनाएंगे, वो आईएनएस विशाल उसका नाम रखा। और उसका डिस्प्लेसमेंट वेट होगा दोस्तों 65,000 टन, ठीक है। कितना होगा, 65,000 टन। लेकिन फिर भी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से तो छोटा ही होगा, क्योंकि भारत का जो इमीडिएट कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन जिस देश के साथ है वो तो चाइना है ना। अमेरिका तो हमारे मित्र देशों में आता है, लेकिन चाइना के साथ हमारी राइवलरी है, तो चाइना को ध्यान में रखते हुए भारत जो है अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितना ज्यादा इंटरफेयर चाइना का इंडियन ओशन रीजन में है, तो उसको यदि काउंटर करना है तो भारत को अपनी क्षमताएं तो बढ़ानी होगी दोस्तों, ठीक है ना। इसका निर्माण भी कौन करेगा मित्रों, इसका निर्माण भी कोचिन शिपयार्ड करेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 के लगभग इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। ये अलग बात है कि अभी तक इसको लेके जो है सैद्धांतिक मंजूरी मिलने में भी समस्या है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है दोस्तों, है ना। जब पैसे की बात आती है ना, तो इंडियन नेवी के साथ थोड़ा सा दोगलापन हो जाता है मित्रों। क्यों, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी जो है ज्यादातर पैसा ले जाती है, और फिर हमारे सैनिकों का जो पेंशन है, हमारे सैनिकों की जो सैलरी है, उस पर एक बड़ा अमाउंट चला जाता है। इसलिए हमारी नेवी के लिए तो पैसा बच ही नहीं रहा है। लेकिन अब भारत जरा सीरियस होता जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में नेवी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में भारत जो है बहुत तेजी से जो है विकास कर रहा है, तो उस तरह से यहां पर भी आप देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों दुनिया से तुलना करना बड़ा जरूरी है, दुनिया से तुलना करना बड़ा जरूरी है। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स कंट्री वाइज लिस्ट है 2024 का, तो आप देखेंगे दोस्तों जो यूएसए है ना, यूएसए का के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। कितने, 11,
हैरानी नहीं होती आपको? एक देश जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर रखता हो वो तो दुनिया का बेताज बादशाह होगा ही ना। जैसा अमेरिका कितने सालों से नंबर 1 कंट्री बना हुआ है, इसकी वजह यही है। जबकि आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चीन की है। कुछ साल पहले उन्होंने बीट कर दिया यूएसए को। यदि आप वॉरशिप के बारे में या नेवल शिप के बारे में काउंटिंग करें, यदि उनकी संख्या पे जाएं, तो आप देखेंगे कि चाइना के पास सबसे ज्यादा है ओवरऑल। लेकिन जब एयरक्राफ्ट कैरियर की बात आती है तो यूएसए बहुत आगे है। किससे? चीन से। फिर आप चाइना देखिए, ये बहुत तेज गति से लगा हुआ है भाई। चीन जो है बहुत ही तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी चीन के पास 3 है। कितने हैं दोस्तों? 3 है, जिनके नाम भी मैंने दिए हैं। कारण ये है कि भारत में जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो क्या करते हैं, चाइना की जो चीजें हैं उनके बारे में सवाल पूछने के आदी है दोस्तों। तो हमें वो याद रखना चाहिए कि चीन के कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, उनका नाम। वो सीधा सीधा ये देखेंगे फुजियान क्या है, तो आपको पता ना एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा उसने पूछा है। स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा है, 2-4 और चीजों के बारे में पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके नाम क्या है। तो अभी के लिए चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। आप देखेंगे कि पहला है लियोनिंग। पहले का नाम क्या है दोस्तों? लियोनिंग। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है ताकि आपको सुविधा रहे। इधर है दूसरा सैंडोंग। दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? सैंडोंग। और चौथा जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेट 80,000 है दोस्तों, उसको जो है कहा जाता है फुजियान। ठीक है, उसका नाम है फुजियान। ये आजकल बहुत चर्चा में। फुजियान बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर है ना। तो ये चर्चा में है काफी ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा फुजियान क्या है। फुजियान चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। वो दे देंगे कि चीन का एक लड़ाकू विमान, चीन का एक डिस्ट्रॉयर, चीन का एक फ्रिगेट, चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आपको पता होना चाहिए कि फुजियान क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर आप देखेंगे कि यहां पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसके पास 2 है दोस्तों। कितने हैं? 2। फिर आप जापान देखेंगे, जापान के पास भी 2 है, लेकिन बहुत छोटे आकार के इनके पास। जापान कोई बहुत बड़े रोल प्ले करने वाला देश नहीं है इस मामले में, लेकिन अब संख्या गिनोगे तो इसके पास भी 2 है। इधर आप देखोगे इंडिया, इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल है दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। 2 और बनने की प्रक्रिया में है, पर टाइम लगने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भाई चीन का फुजियान, फुजियान चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। मुझे लगा आपको इमेज दिखानी चाहिए। तो देखिए कितना विशाल है ये, है ना। भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर उनसे बहुत बड़ा है, लगभग दुगना। तो ये फुजियान है। आगे आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट आता है। नेवी की कुछ कैटेगरीज होती है दोस्तों। मैंने आपकी सुविधा के लिए अगेन फिर से लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। देखो, एक होती है ग्रीन नेवी, ग्रीन वाटर नेवी। एक होती है ब्राउन वाटर नेवी और एक होती है ब्लू वाटर नेवी। इंडिया आज की तारीख में ब्लू वाटर नेवी है दोस्तों। यूएसए ब्लू वाटर नेवी है, चाइना ब्लू वाटर नेवी, लेकिन उसकी भी कैटेगरी है, श्रृंखलाएं हैं, कैटेगरीज है A B C D। उसको आज देखेंगे अपन की कौन सी जो है। अब यहां से आपको मेंस आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट भी मिल सकता है। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक हो सकती है इस मामले में। और यूपीएससी मेंस में, प्री में भी इससे रिलेटेड जानकारियां आपसे पूछी जा सकती है कि ब्लू वाटर नेवी से आप क्या समझते हो, है ना। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है चीजों को। देखिए यहां नेवी कैटेगरीज दी गई है। पहला है ग्रीन वाटर नेवी, दूसरा ब्राउन वाटर नेवी और तीसरा ब्लू वाटर नेवी। आप देखेंगे कि एक देश जो अपनी स्वयं की सुरक्षा कर लेता है, किसके माध्यम से? अपनी नेवी के माध्यम से। उस नेवी को कहते हैं दोस्तों ग्रीन वाटर। केवल खुद की सुरक्षा, केवल खुद का प्रोटेक्शन, केवल खुद का डिफेंस, वो कौन होंगे? ग्रीन वाटर नेवी। अब एग्जांपल भी देख लें जरा। तो एग्जांपल कौन है? थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो ऐसे देश हैं, इनके पास इतनी क्षमता तो है दोस्तों कि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। किसी की हेल्प के लिए नहीं जा सकते, इनके पास इतनी पावर नहीं है कि किसी और की हेल्प करें, लेकिन अपनी सुरक्षा जरा ये कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या कह दिया गया है? ग्रीन वाटर नेवी। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम नहीं है। अब जैसे मालदीव है, मालदीव तो हम पे मोहताज है, कुछ है ही नहीं उसके पास, तो ऐसी कोई कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये देश क्या करेंगे? उनको ब्राउन वाटर नेवी कहा जाता है। बहुत छोटा स्तर होता है उनकी नेवी का। होते हैं कुछ वेसल्स उनके पास जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पे होंगे। ठीक है।
अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम नहीं होते, जैसे फिलीपींस, मालदीव, कंबोडिया, ऐसे जो देश है ना दोस्तों, वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी नेवी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है या उतना उनका कैडर बड़ा नहीं है, इसलिए वो कमजोर देश माने जाते हैं। और तीसरी और सबसे स्ट्रांग कैटेगरी है दोस्तों, वो है आपकी ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी में सीधा आप देखो विशाल नेवी फ्लीट होगा आपके पास, बहुत बड़े स्केल पे आपके पास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, सबमरीन्स हो सकती है, दूसरी चीजें भी हो सकती है, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर। किसी दिन मैं फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर इनके बारे में भी बात करूंगा, कॉर्वेट क्या होते हैं, है ना, क्या इनके फंक्शन है, सारी बात करेंगे एक दिन। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, अपनी समुद्री सीमाओं से। आपको पता है कि लॉ ऑफ सी जो है यूनाइटेड नेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो है देशों के लिए उसका क्षेत्राधिकार को जो है वो कर दिया गया है, तो हाई सी में भी ये जाके काम करते हैं। यानी अपनी समुद्री सीमाओं से बाहर जाके, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनके बारे में पता होगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाकर भी जो है ये आक्रमण भी कर सकते हैं, ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। अब इस ब्लू वाटर नेवी की भी दोस्तों 4 कैटेगरीज होती है, तो कौन कौन सी वो देखें जरा। ब्लू वाटर नेवी की जो 4 श्रेणियां हैं उसमें आप देखेंगे कि पहली कैटेगरी 1 जो है उसका सीधा सीधा मतलब टेक्निकल शब्दों में यदि देखेंगे तो उसका मतलब होगा दोस्तों ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन। ऐसा पावर प्रोजेक्शन जिसकी रीच पूरी दुनिया है। तो ये कैपेसिटी आज की तारीख में दुनिया में एक ही देश के पास है, जिसका नाम है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पास ये पावर है दोस्तों। तो कैटेगरी ए में तो अकेला देश है ना, बेताज बादशाह जिसको कहेंगे, वो अमेरिका है दोस्तों, ठीक है। दूसरा देखिए कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आप देखेंगे दोस्तों तो लिमिटेड ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन है। ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, लिमिटेड है। कौन से देश? यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देश कैटेगरी बी श्रेणी की ब्लू वाटर नेवी है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं? ग्लोबल प्रोजेक्शन रखते हैं लेकिन लिमिटेड। तीसरा देखिए मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन। मल्टी रीजनल, इंडियन ओशन में है कौन? भारत। जा सकता है कहां? साउथ चाइना सी। तो ये जो मल्टी रीजनल एरिया में पावर प्रोजेक्शन है, ये है भारत के पास, यही चीन के पास भी है। तो आप देखेंगे कि कैटेगरी सी में इंडिया, चाइना, इवन रसिया भी दोस्तों, रसिया भी इसी कैटेगरी का है। रसिया भी जो है कैटेगरी सी ब्लू वाटर नेवी है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर भारत का जो है स्टेटस ये वाला है, ठीक। अब देखेंगे कैटेगरी डी, ये रीजनल पावर प्रोजेक्शन है। ये क्या है दोस्तों? रीजनल पावर प्रोजेक्शन। जैसे जर्मनी जैसे देश जो है वो इस बात है, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ये देश रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाले होते हैं। तो ये ब्लू वाटर नेवी की कैटेगरीज है दोस्तों। इसके अलावा मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मित्रों, कि वो ये थी कि भारत जो ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बार बार आता रहता है न्यूज़पेपर में, द हिंदू में पढ़ेंगे तो मिलेगा, अब दूसरे बड़े न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उसमें भी आता रहता है कि इंडियन नेवी जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहती है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि भारत का प्रारंभ से ही ये प्रयास रहा है कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में कोई भी वर्ल्ड पावर जो है इंटरफेरेंस ना करे। यहां पर कन्फ्लिक्ट जोन बनने ही नहीं देना चाहता भारत। और कन्फ्लिक्ट जोन बनना क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि यहां से भारत के खुद के कार्गोस आते हैं, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये एरिया, है ना। आपको पता है हम अपना ज्यादातर जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज आ सकता है यदि यहाँ कन्फ्लिक्ट रहेगा। अभी भी आप समुद्री लुटेरों को देखें, सोमालिया के, या सोमालिया के लुटेरे मलक्का तक आ गए हैं। तो ये जो चैलेंज है ना, इसका सामना भारत, आपने देखा होगा लगातार न्यूज में आता है कि भारत ने आज उसे बचाया, आज उसे बचाया। तो ये जो सुविधा है ना, ये भारत कहता है कि इंडियन ओशन में और कोई नहीं, अकेला मैं हूं। और ये बात सच भी है दोस्तों। तो भारत की कोशिश ये है कि इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन रीजन में जहां पर भी कुछ भी कन्फ्लिक्ट होता है, तो पहली सहायता करने वाली, पहली उस क्षेत्र में जाके उस चीज को देखने वाली कोई नेवी होगी तो भारत होगा। तो इस एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट का मतलब यही है दोस्तों कि भारत इंडियन ओशन में अकेला अकेला देश बनना चाहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं। और ये बनना जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को लेके, आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेके ये क्षेत्र जो है
आपके दायरे में रहे, आपके अंडर में रहे, बहुत ज़रूरी है। और लेकिन कुछ गड़बड़ भी चल रही है, मालदीव, श्रीलंका, ये चाइना का जो इंटरफेरेंस है ना, बड़ा खराब है दोस्तों, तो भारत के लिए चिंताएँ भी बहुत है। तो आज दोस्तों हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, दुनिया में आपका कद बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर का बनाया जाना एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत एक बहुत ज़्यादा जागरूक देश है और अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है भारत में, तो आप अपने देश पे प्राउड भी कर सकते हैं दोस्तों। और एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आज मैंने सारी जानकारी भी आपको दे दी है। थैंक यू वेरी मच।